हेलो स्टूडेंट्स, एक्चुअली मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं, तो मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं इसका एक वीडियो बनाऊं और इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, सो दैट एवरीवन कैन बी बेनिफिटेड। एक स्कूल है, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। ओके, एक स्कूल है इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जिसका एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे डिस्कस किया जाए। तो बिना लेट किए चलिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पूछा गया द रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इंटीजर होगा, रैशनल, इरेशनल होगा। तो इसका आंसर इरेशनल होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, समझिए। मुझे पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसका बोलता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इसे मैं 1/√2 कर दूँ। अब आपको पता है कि 1/√2 है, आप इसे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कीजिए। डिनोमिनेटर 2 बन जाएगा, न्यूमरेटर √2 बन जाएगा। तो इसे हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू 1/2। ठीक है, हमें पता है कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, और √2 हमें पता है क्योंकि हमने √2 तो इरेशनल ही लिया था, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो ये आंसर है इसका, इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पर है x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि x+1 इसका एक फैक्टर है। अब x+1 जो है किसका फैक्टर है? x² माइनस 3ax प्लस 3a-7 इसका फैक्टर है। ठीक है, मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी जो फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, फैक्टर यही होता है। समझिए, जैसे मैं बोलूँ कि 2 जो है 8 का फैक्टर है। अब ये फैक्टर कब कहलाता है? ये अगर इसका फैक्टर है मतलब ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब जब 8 को डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरह अगर x+1 इसका एक फैक्टर है, तो वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। सिंपल। तो होगा क्या, हम यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसे अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो इस तरीके से x+1 और ये ऐसे जो इसको यहाँ पे लिख के ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। हमें पता है कि अगर ये इसका फैक्टर है ना, ये जो x+1 है, हमें पता है कि अगर x+1 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर थ्योरम का हम अगर यूज़ करें तो क्या करना पड़ेगा, ये जो होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, इसे नाम दिया जाता है QX। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वेट अ मिनट। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है कि जैसे आप इस जिसको डिवाइड करना है उसे हम नाम देते हैं fx, और जिससे डिवाइड करना है उसे हम नाम देते हैं gx। हमें भी क्या करना है कि इस gx को इक्वेट करना है 0 से। हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो बोल दिया गया ना कि ये इसका फैक्टर है, मतलब आपको x+1 को 0 से इक्वेट करना है, मतलब आपको gx इज इक्वल टू 0 मानना पड़ेगा पहले। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1,
इस -1 को आपको इस fx में पुट कर देना है, क्योंकि हमने इसको fx माना है। तो जब आप fx में पुट कीजिएगा तो आप पुट करके देखिए क्या मिलता है। जो पुट करके मिलेगा वही रिमाइंडर होता है, यही रिमाइंडर थ्योरम होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसे पढ़ सकते हैं घर पर। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कीजिए। हमारे पास x² -3ax प्लस 3a -7, ये -1 का स्क्वायर होगा, ये 3 इंटू ए इंटू -1 होगा, ये प्लस 3a -7 होगा, ये -1 का स्क्वायर 1, ये तो माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस 3a, पहले से 3a यहाँ और -7 ओवरऑल आप देखिएगा। अच्छा, क्योंकि ये इसका फैक्टर था तो ये वैल्यू रखने पर पूरा हमें 0 मिलना चाहिए था, क्योंकि फैक्टर है तो ऑब्वियसली पूरा कट करेगा ना, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जब आप ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6a और ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे ये इधर चला जाएगा तो 6 बन जाएगा, फिर 6x इज इक्वल टू 6, मतलब x का वैल्यू 1 आ जाएगा डिवाइड करने पर। तो जो आंसर है ये होगा a। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझाया आपने तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। इसको मैं इरेज करता हूँ या फिर रहने देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए ये बहुत इजी है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो इस फॉर्मेट में होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा कुछ होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हाईएस्ट पावर होता है ना पॉलिनोमियल का, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म, इसमें बहुत सारे टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म है। क्योंकि दो से अधिक टर्म है तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसमें बहुत सारे टर्म है। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिग्री। तो इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो वही है, जितना डिग्री होती है उतनी ही जीरोस होते हैं। डिग्री इज इक्वल टू जीरोस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरो होते हैं। आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, मान लेते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमेशा आपने पढ़ा होगा इसके दो ही रूट्स होते हैं। क्यों होते हैं, जीरोस दो ही होते हैं, रूट्स मतलब जीरोस। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो इसका द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एट मोस्ट 3, मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली द नंबर ऑफ जीरोज यहाँ देखिए, आंसर तो एटमोस्ट, ये एटमोस्ट वर्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मे बी इसका आंसर नन भी हो सकता है, क्योंकि ओनली 3 होना चाहिए था। एटमोस्ट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट रूट की बात कीजिए ना, अलग अलग हो सकता है। कभी आपको मान लेते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका दो रूट आपको 2 मिल जाए और तीसरा रूट मान लेते हैं चलिए 4 मिल जाए, तो आप क्या बोलेंगे, ये दोनों को तो आप सिंगल काउंट करेंगे ना, 2 ही काउंट करेंगे, 2 एंड 4। तो वही बोला है एटमोस्ट 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। कम मतलब ऐसा केस हो जाएगा, मतलब दो रूट इक्वल आ गए या तीनों ही रूट इक्वल आ गए। अगर तीनों अगर 2 आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम कि 2 है रूट, ऑल रूट्स आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट द लाइन विल बी। अब देखिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होता क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए अगर जीरोज एग्जिस्ट करते हैं ना तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और वो कब होता है, जब कोई दो पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है a1x b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इसके जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जीरोस हैं कि नहीं है पता करने के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 का हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अगर ये a1/a2 इस b1/b2 के बराबर हो जाए, ठीक है, पहले तो हमें इन दोनों को देखना है। कैसे ये हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये बराबर हो जाए, या तो बराबर ना हो, a1/a2
इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसा केस हो सकता है। तो फिर C1/C2 आपको देखना ही नहीं, इसको देखना ही नहीं। उसके बाद अगर यहाँ ऐसा केस हो जाता है तो इसको देखना ही नहीं है, मतलब ये कंसिस्टेंट का केस है, लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे मतलब ऐसा कुछ केस आ जाएगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर देंगे एक पॉइंट पे, मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास दो केसेस हैं, यहाँ तो ये बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे आपके पास दो केसेस हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो हो चुका है। अब आप C1/C2 को भी निकाल के देख लीजिए, अगर ये भी इसके बराबर आ गया तो एक अलग केस बन जाता है, और हो सकता है वो उसके बराबर ना हो। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये केस है मतलब लाइन कोइंसिडेंट है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एक लाइन आया और अगला लाइन भी जो है, अगला लाइन भी वो उसी के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब दोनों लाइन एक्चुअली सेम है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, दोनों सेम ही हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये भी कंसिस्टेंट का केस हो जाता है। मतलब देखिए, एक तो इस केस में इंटरसेक्ट किया, आप देख ही सकते हैं यहाँ इंटरसेक्ट किया मतलब सॉल्यूशन है, और यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो भी तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का होना इसी को हम कंसिस्टेंट होना बोलते हैं। इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन कंसिस्टेंट। इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों लाइन पैरेलल रन करेंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब पैरेलल रन करेंगे तो कैसे एक दूसरे के क्या कट कर पाएंगे, कहीं नहीं कट करेंगे, दोनों अलग अलग। तो ये तो इनकंसिस्टेंट का केस हो गया, इनकंसिस्टेंट का केस। ठीक है, तो ये तीन केस है। अब आइए चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट है तो लाइन विल भी, अब कंसिस्टेंट हो या तो इंटरसेक्ट कर, अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको कि या तो वो कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाई कर जाएगा, या फिर इंटरसेक्ट करेगा तभी कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो उसका आंसर होगा डी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये चौथा फोर्थ वाला आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इधर से। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द दिस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए फिफ्थ नंबर भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, फिफ्थ नंबर भी उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा। बोलता है कि सी का कौन सा वैल्यू ले भाई जिसके लिए ये दोनों लाइन हो ना 6x इज इक्वल टू 12 विल है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है cx माइनस वाई इज इक्वल टू 2, cx माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा जो इक्वेशन था इसमें 6x इज इक्वल टू 2y, 6x इज इक्वल टू 2y। ये दो क्वेश्चन दिए हुए, दो इक्वेशन दिए हुए। तो सबसे पहले इसे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में पहले लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सी की जगह पर तो हमारे पास 2 है तो हम उसको पहले उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा सी एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसे भी हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ सी गायब है, मतलब सी की जगह क्या है, 0 है हमारे पास, सी की जगह कुछ भी नहीं मतलब 0 है। अब बोला जाता है कि सी का भाई वो वैल्यू बता दो जिसके लिए ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो सॉरी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब याद कीजिए, अभी अभी मैंने बताया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब ये तीनों का रेशियो बराबर हो जाता है। ठीक है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, सबको डिवाइड कर दीजिए। तो हम करेंगे C/6 शुड बी इक्वल टू -1/-2, क्यों, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है और b की जगह हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू -2/0। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देखिए बेहतर होगा कि हम इसको उल्टा, क्योंकि
ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। हमारा सॉल्यूशन इन्हीं दोनों से आ जाएगा, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसे नहीं तो फिर उल्टा करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ यहाँ से हमारा सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू -1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 3 आया आंसर। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा, यहाँ पर जो आप आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर 3 होगा, मतलब ए, इसका आंसर ए है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है और हमारे पास टाइम कम है। वैल्यू ऑफ, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंक्रीजेस एज, एक्चुअली वो टेन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये टेन थीटा है, ठीक है। तो बोला गया है टेन थीटा इंक्रीजेस एज, देखिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ट्रिगोनोमेट्री से आप इसको इजीली समझ सकते हैं, ऐसे मैं समझाता हूँ। देखिए आपने टेन थीटा का तो वैल्यू पढ़ा ही होगा, 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री पे, इतना ही सफिशिएंट है। हालांकि ये अगर थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन उसे बताया जा सकता है, लेकिन खैर ये सफिशिएंट है। यहाँ पे वैल्यू 0 ही होती थी, यहाँ पे वैल्यू 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे इन्फिनिटी होती थी। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे वैल्यू भी तो बढ़ रही है। 0 पे था, इन्फिनिटी पे चला गया तो बढ़ गया। √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.73 होता है। तो आप देख रहे हैं 1 से फिर 1.73 फिर इन्फिनिटी। तो थीटा इंक्रीज करेंगे तो इसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन होगा, एज थीटा इंक्रीजेस, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि टेन ए और कॉट बी जो दोनों 15/7 के बराबर है, तो ए प्लस बी का वैल्यू बताइए, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाना है। टेन ए और कॉट बी दोनों 15/7 के बराबर है, ठीक है। तो ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। टेन ए और कॉट बी दोनों, वेट अ मिनट, देखिए क्या बोला गया है। टेन ए और कॉट बी दोनों 15/7 के बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर टेन ए 15/7 के बराबर है और कॉट बी ये भी 15/7 के बराबर है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू बराबर है किसी जगह पे, वेट अ मिनट, देखिए एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे दिया गया है। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टेन ए और कॉट बी दोनों बराबर है, भले 15/7 के बराबर हो, ठीक है, चलिए मान लेते हैं। आप जरा खुद ही याद कीजिए कि जब आप टेन का वैल्यू लिखते थे और जब आप कॉट का वैल्यू लिखते थे, दोनों बराबर हो जाते थे। तो दोनों कहाँ पे बराबर हो जाते थे, अब याद कीजिए। तो ये तो 45 डिग्री पे बराबर होते थे, टेन का वैल्यू भी 1 आता था, कॉट का वैल्यू भी 1 आता था, तो 45 पे ही ये दोनों बराबर होते थे। तो यहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं कि टेन यहाँ से जो आएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों बराबर आ जाएगा। दोनों तो हम बोल सकते हैं ना कि 45 डिग्री है दोनों, हालांकि वैल्यू अगर आप देखें इंडिविजुअल तो वो 1 नहीं है, ठीक है, ये 1 नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों 45 डिग्री हो सकता है क्योंकि दोनों किसी पॉइंट पे बराबर है, और वैसे भी ये 2 से ज़्यादा है, तो इतना तो तय है कि
ठीक है, तो इसका 45 10 भी 40 दोनों बराबर है, तो दोनों 45 ही वैल्यू होगा। 45 प्लस 45, ए का वैल्यू भी 45 होगा, बी का वैल्यू भी 45 होगा। 45 ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये बताना चाहता हूँ। क्लास 11th और 12th में आप एक फार्मूला आपको पढ़ना है, जो कि शायद यहाँ पर अप्लाई कैसे ज़बरदस्ती करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये तो 45 हो गया, ठीक है, मैं 90 हो गया, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक और तरीके से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 10a का वैल्यू 15/7 है, अभी मैंने देखा, और कॉट बी का भी वैल्यू 15/7 है, ये भी मैं देख रहा हूँ। मैं ना इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 10 बनाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 बी हो जाएगा। तो ये तो 15/7 ही रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, मतलब इसको न्यूमरेटर में भेजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में मतलब उलट देना, उल्टा कर देना। तो ये 10b हो जाएगा, ये 7/15 हो जाएगा। अब आप बताइए, ये 10a 15/7 है, और ये 10b 7/15 है, ठीक है। तो हमको दोनों वैल्यू मिल गया। अब क्लास 11th में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। 10a प्लस बी जो होता है ना, वो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b होता है। अगर आप 10a और 10b को मल्टीप्लाई कर देना, तो आप देख रहे हैं ये 15/7 है, ये 7/15 है, तो यहाँ से भी कैंसिल आउट होगी, ये तो सीधा 1 दे देगा, ठीक है। तो आप बताइए, अगर ये पूरा का पूरा 1 हो जाता है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, 10a और 10b को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो 1 आ जाएगा, तो अब आप बताइए, न्यूमरेटर में 10a 10b को रहने देते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये 1 तो पहले से है, और ये 1 आ गया है, अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया, ये 1 आ गया है। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। और एनी थिंग बाई 0, इस पूरे डिनोमिनेटर में जैसे ही 0 आया, एनीथिंग बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। बताइए इन्फिनिटी का वैल्यू कहाँ होता है, 90 पे होता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि 10a प्लस बी जो है ना, ये वैल्यू मेरा इन्फिनिटी आ गया। अब आप खुद ही सोचिए ना कि ये पूरे की जगह पर क्या मैं रख देता कि इन्फिनिटी आता। अब आप सोचिए, टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी दे दिया, पूछता बताओ भाई थीटा का क्या वैल्यू है, आप सीधा बोलते 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री रखने पर ही इन्फिनिटी आता है। वही मैं पूछूंगा पूरा, इस बार थीटा की जगह पूरा का पूरा a प्लस बी है, और a प्लस बी का ही तो वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है, तो क्या होगा, a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्योंकि 10 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, मतलब ये a प्लस बी पक्का है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ये है आंसर। अब देखिए 180 तक इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो cos 1 2 से 180 तक जाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले है cos 1 डिग्री, फिर cos 2 डिग्री, फिर cos 3 डिग्री, ऐसे करते करते हमें cos 180 डिग्री तक जाना है, इसका वैल्यू बताना है। आप खुद ही सोचिए ना, ऐसे में रास्ते में चलता जाता तो रास्ते में कहीं पर मुझे मिलता cos 90 डिग्री, मिलता कि नहीं, और फिर cos 91 92 93, ऐसे करते करते मैं 180 तक पहुंच जाता। अब बताइए ये cos 90 का वैल्यू होता क्या है, तो ये cos 90 का वैल्यू होता है 0, और ये सब तो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये सब जो cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री सब आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, इधर राइट में मल्टीप्लिकेशन में है। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, इधर राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, कुछ भी हो,
जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग क्या होता है? जीरो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका